हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि लगातार आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए शाम को 6 बजे आप सभी का साइंस का मॉक टेस्ट हो रहा है। तो शाम को 6 बज चुके हैं, तो दूसरे साइंस के मॉक टेस्ट के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। तो साथियों, एकदम परीक्षा पैटर्न पर आधारित ये साइंस का मॉक टेस्ट आप सभी का हो रहा है। जैसे हर बार आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं सटीक उसी के आधारित पर ये पूरे 25 सवालों का आपका टेस्ट हो रहा है। तो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस के पूरे 25 सवाल पूछे जाएंगे, पूरे 25 नंबर के। तो इस क्लास में भी आप सभी का पूरे 25 सवाल 25 नंबर के दूसरे मॉक टेस्ट में हल होने वाला है। ठीक है, तो और आपका टारगेट भाई केवल 8 सवाल सही करने का। तो देखिए आप सभी का दूसरे मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बनता है, और हर एक सवाल पे याद रखिए 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। ठीक है, जिस तरह से आपके आरआरबी ग्रुप डी के शिफ्ट में होने वाले हैं। यदि साथियों आप भी 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो डेली शाम को 6 बजे ये साइंस का मॉक टेस्ट लगाएंगे और अपने आप को परखेंगे, क्योंकि साथियों इसी मॉक टेस्ट से आप सभी का साइंस में नंबर बढ़ने वाला है भाई। क्योंकि इसमें आपका स्कोर बूस्ट होगा, वही सवाल होगा जो सीधे आपके शिफ्टों में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों साइंस के इस दूसरे पूरे 25 सवालों का मॉक टेस्ट लगाइए और देखिए आप सभी का कितना स्कोर बनता है। लेकिन सारे प्रश्नों का उत्तर करिएगा और सारे प्रश्नों का उत्तर याद भी करिएगा इसी सेशन में। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न, वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। देखिए वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होने के संदर्भ में कौन कौन सा सही है। जैसे कि पृष्ठीय क्षेत्र में वृद्धि, ये ठीक है भाई। तापमान में वृद्धि, ये भी ठीक है। पवन की चाल में वृद्धि, ये सही है। लेकिन साथियों वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होने के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो भाई आर्द्रता में वृद्धि, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। ये विकल्प गलत है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या बनेंगे। पौधों की ऊंचाई में वृद्धि के लिए किस प्रकार का विभज्योतक उत्तरदायी होती है, बताइए। पौधों की ऊंचाई में वृद्धि के लिए किस प्रकार का विभज्योतक उत्तरदायी होती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग भाई, शीर्षस्थ विभज्योतक, ये साथियों पौधों की ऊंचाई में वृद्धि के लिए विभज्योतक जो है आपका उत्तरदायी होती है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित में से कौन सी आयनिक यौगिकों यानी कि आयनिक कंपाउंड की भौतिक विशेषता नहीं है। तो साथियों कौन सी आयनिक यौगिकों की भौतिक विशेषता इनमें से नहीं है। तो याद रखिए साथियों, जो जल में अघुलनशील है ये भौतिक विशेषता नहीं है भाई आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेंगे। यदि है तो किसी स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होती है, बताइए साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये क्या है कि साथियों किसी स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होती है। तो याद रखिए यदि विस्थापन शून्य है या बल के लंबवत है तो किसी स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होता है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। सवाल का लेवल चेक करिए। इसी तरह आपके पेपर में पूरे 25 के 25 सवाल पूछे जाने वाले हैं। जीवों के उस समूह का चयन कीजिए जिसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। जीवों के उस समूह का चयन कीजिए जिसमें अलैंगिक जनन जो है कि विखंडन द्वारा होता है। तो मेरे दोस्त याद रखिए नील हरित शैवाल में। ठीक है, ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेंगे। कौन सा रासायनिक सूत्र ब्लीचिंग पाउडर को निरूपित करता है। तो साथियों कौन सा रासायनिक सूत्र ब्लीचिंग पाउडर को निरूपित करता है। तो याद रखेंगे CaClO2 है भाई। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, और साथियों आगे बढ़ने से पहले भाई पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। परीक्षा से पहले जिन भी स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, जो अंतिम 15 दिन बच रहे हैं, बस इसी PDF का आपको पढ़ना है भाई। जीके करंट अफेयर का सारा क्वेश्चन, मैथ का सारा क्वेश्चन, रीजनिंग का सारा क्वेश्चन, साइंस का पूरा क्वेश्चन, प्लस साथियों याद रखिएगा इसमें प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर दे रहे हैं। जो आपका 2025 में पेपर हुआ था भाई, लगभग पूरे 100 से 101 शिफ्टों में, उसका सारा क्वेश्चन आपको दे देंगे इसी PDF के साथ। और आप देख सकते हैं कि आपके पेपर में कैसे सवाल पूछे गए थे।
ठीक है। तो इसी तरह आपको पढ़ना है भाई, रिवीजन करना है, कम समय में ज्यादा तैयारी होने वाली है। तो मिलेगा कैसे, देखिए ये व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, मात्र साथियों 25 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अभी तुरंत अपने पास मंगाइए। संपूर्ण तैयारी करिए भाई, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आएंगे, हाई स्कोरिंग टॉपिक क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, प्लस सिलेक्शन की पूरी तैयारी आपकी इस पीडीएफ से होने वाली है। तो भाई इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ये सारे क्वेश्चन अभी आप लोग अपने पास तुरंत मंगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन में अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। तो साथियों कौन सा जलीय विलयन में अम्लीय व्यवहार दर्शाता है, तो साथियों HCl है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, मादा प्रजनन तंत्र के भाग से होकर अंडा अंडाशय से गर्भाशय तक जाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो भाई फैलोपियन ट्यूब है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि वो रासायनिक परिवर्तन होगी भाई। देख लीजिए कौन सा इनमें, मोमबत्ती का जलना, ये तो क्या है भाई, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा किसी पदार्थ की क्षारकीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी है। तो साथियों कौन सा किसी पदार्थ की क्षारकीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी है, तो OH भाई, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, निम्नलिखित में से कौन सी एकल व्यष्टि जीव यानी कि सॉलिटरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म द्वारा जनन की विधि नहीं है। तो साथियों कौन सी एकल व्यष्टि जीव द्वारा जनन की विधि इनमें से नहीं है, तो वो साथियों लैंगिक जनन नहीं है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। साथियों आप चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, और साथियों क्लास को लाइक करेंगे, क्योंकि लगातार ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है भाई। ठीक है, देखिए उच्च पिच और निम्न पिच ध्वनि में क्रमशः क्या होता है, बताइए। उच्च पिच और निम्न पिच ध्वनि में क्रमशः क्या होता है, तो भाई उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति ही होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, आमाशय और आंतों जैसे आंतरिक अंगों की भित्तियां में किस प्रकार की पेशी होती है। बताइए साथियों, आमाशय और आंतों जैसे आंतरिक अंगों की भित्तियों में किस प्रकार की पेशी होती है। तो मेरे दोस्त याद रखिए, चिकनी पेशी होती है, यानी कि स्मूथ मसल होती है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से किनकी खेती मोती बनाने के लिए की जाती है। बताइए साथियों, किनकी खेती मोती बनाने के लिए की जाती है। तो याद रखिए भाई, सीपियां यानी कि ऑयस्टर्स की। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है भाई। अगला सवाल को हल करेंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए साथियों, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाई याद रखिएगा, ओवरलोडिंग रोकना और उपकरणों की सुरक्षा करना। जैसे ज़्यादा लाइन आता है तो भाई फ्यूज क्या करता है, कटआउट कर देता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, यही फ्यूज का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को हल करिए भाई। देखिए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण द्वारा निर्मित सीधे प्रतिबिंब की ऊंचाई किसके रूप से ली जाती है। बताइए, ऋणात्मक रूप से, शून्य, धनात्मक या काल्पनिक रूप से ली जाती है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण द्वारा निर्मित सीधे प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा याद रखिए धनात्मक रूप से ली जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे भाई। चलिए अगला सवाल को हल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर को, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संक्षारण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो साथियों कौन सा कारक संक्षारण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो याद रखिए मिश्र धातु नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को हल करिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साथियों मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सर जी MgCl2 है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 कॉल करिए, यदि कोई व्यक्ति T समय में W कार्य करता है तो शक्ति की गणना कैसे की जाएगी। तो साथियों यदि कोई व्यक्ति T समय में W कार्य करता है तो शक्ति गणना कैसे की जाती है। तो सर जी शक्ति बराबर कार्य बटे में समय, यानी कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को, विकल्पों में 4 अलग अलग विलयनों का pH मान दिया गया है, इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देगा। बताइए साथियों, कौन सा भाई लाल लिटमस को नीला कर देगा, कौन pH मान है ऐसा। तो साथियों 11 है, जो कि 11 pH मान है जो कि लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, खाद्य श्रृंखला के उस संबंध को क्या कहा जाता है
जिन्हें शाखन रेखाओं के एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो साथियों खाद्य श्रृंखला के उस संबंध को क्या कहा जाता है जिन्हें शाखन रेखाओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है? तो याद रखिए साथियों, उसे फूड वेब कहते हैं, यानी कि खाद्य जल कहते हैं। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 22 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम उत्तक का घटक है? फ्लोएम काम क्या करता है पेड़ में? भाई भोजन ले जाने का काम करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। जाइलम क्या करता है? जल का काम करता है ले जाने का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो फ्लोएम उत्तक घटक यानी कि साथियों चलनी नलिकाएं, यानी कि सवाल का राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन भाई, सीव ट्यूब है। ओके, याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को हल करिए। प्रिज्म की आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो साथियों प्रिज्म की आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो भाई विचलन कोण कहते हैं। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को हल करिए। चीप पैकेट, जो साथियों चीप पैकेट्स हैं, इनमें नाइट्रोजन गैस की क्या भूमिका होती है? बताइए साथियों, चीप पैकेट आप खाते हैं ना, तो इसमें नाइट्रोजन गैस रहती है, तो उसकी भूमिका क्या होती है? भाई यह ऑक्सीकरण को रोकता है। याद रखिएगा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए लास्ट सवाल भाई आज के साइंस के दूसरे मॉक टेस्ट कॉल करिए। मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन समानता कहाँ पर होता है? तो दोस्त मेरे, मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन समानता कहाँ पर होता है? तो सर डिंब वाहिनी में होता है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे मेरे दोस्त। तो साथियों 25 सवाल कंप्लीट हो गया। बताइए आप सभी का इन साइंस के 25 सवाल में कितना स्कोर बना? दूसरे मॉक टेस्ट में 25 नंबर में से 8 नंबर आपका आया? ईमानदारी के साथ बताइए। तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को भाई लगभग 8 सवाल तो सही हुआ होगा, लेकिन आप पूरे 25 के 25 सवाल का उत्तर याद कर लिया होगा इसी क्लास में। तो साथियों डेली क्लास आएगी इसी तरह शाम को 6 बजे साइंस का मॉक टेस्ट, और सुबह 8 बजे जानते हैं भाई आपका अलग अलग पेपर चलता है। और आज पूरे 30 सवाल का रीजनिंग का मॉडल पेपर हुआ था, उसको आपने हल नहीं किया तो हल कर लीजिए, ठीक है। आप सभी को एग्जाम के लिए भाई ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल पे नहीं तो भाई जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, क्लास पे नहीं तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर करेंगे दबाकर, ठीक है। तो चलिए साथियों इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।